Assalamualaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about on a disorder that is severe stress. Let's start. severe स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा शदीद ज़हनी दबाव है जो कि इंसान की सोच, उसके जज्बात, उसके जिस्म और रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करता है। ये severe स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। साइकोलॉजिकल केसेस में ये एक बहुत ही कॉमन इशू है। अब अगर हम बात करें कि सीवियर स्ट्रेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऐसे पर्सन को जिस्म को बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी या दबाव देखने को मिलता है। वो लंबे अरसे तक जारी रहता है। रोज़मर्रा कामों में उसको रुकावट पेश हो जाती है। जब स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसको सीवियर स्ट्रेस का नाम दिया गया है। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, इसमें जज्बाती वजूहात होती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ के बाद भी ऐसे जो है ना केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें सीवियर स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप के केसेस में भी एक पर्सन को सीवियर स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि किसी अजीज़ का खो जाना, उसके बाद भी आप बहुत सीवियर स्ट्रेस के सिम्टम्स आपके अंदर हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं और आपको सीवियर स्ट्रेस डायग्नोस किया जाता है। अब अगर हम बात करें, इसमें माली या काम का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, जॉब स्ट्रेस की वजह से भी आपको सीवियर स्ट्रेस हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बाद भी सीवियर स्ट्रेस आपके अंदर देखने को मिलता है। कुछ वजूहात में ऐसा होता है कि घरेलू मसले मसाइल की वजह से भी आपके अंदर सीवियर स्ट्रेस हाई हो जाता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर पेरेंट्स के वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब अगर हम इसके तालीमी दबाव की बात करें, सम टाइम जो है ना बच्चों में ऐसा होता है कि जो एजुकेशनल प्रेशर की वजह से भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सम टाइम्स उनके एग्ज़ाम में और जो अच्छे मार्क्स ना आना या उनके रिज़ल्ट का ख़राब होना, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। फ्यूचर के खौफ के बाद भी जो है ना बच्चे के अंदर स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इसके होने से हमारे जहन में कौन सी अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन इशू है वो ओवर थिंकिंग है। उसमें ऐसा होता है पुअर कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है, उसके पर्सन की कंसंट्रेशन में कमी होना शुरू हो जाती है। उसको डिसीजन मेकिंग पावर उसकी वीक होती है, वो किसी भी किस्म का डिसीजन लेने से अवॉइड करता है। अब अगर हम इसके जज्बाती अलामात की बात करें, इमोशनल सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले तो पर्सन के अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो उदास रहना शुरू हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन जैसी बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। ऐसे पर्सन को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसको पता भी नहीं लगता कि उसके अंदर ऐसा गुस्सा फ़ौरन से क्यों आ गया है। गुस्सा करने के बाद वो 5 से 10 मिनट के बाद खुद को काम फील करता है। उसके बाद उसको गिल्ट या शेम का सामना करना पड़ता है कि मुझे ये गुस्सा आया है, मैंने किसके ऊपर निकालने के बाद खुद को काम किया है। लेकिन सम टाइम उसके अंदर ये वाले सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इसके फ़िज़िकली सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक पर्सन के अंदर सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उसको थकन का एहसास होता है या उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। सम टाइम ऐसे होता है कि एक पेशेंट के रवैये में तब्दीली होना शुरू हो जाती है, वो लोगों से दूरी इख्तियार कर लेता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो अनहेल्दी हैबिट्स डेवलप कर लेता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है या फिर खाना नहीं खाता। सीवियर स्ट्रेस के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसमें डिप्रेशन का ख़तरा होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, उसमें जिस्मानी बीमारियों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम इसमें ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट में रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड की जाती हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक में मेडिकेशन दी जाती है, डीप ब्रीथिंग करने का कहा जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आप किसी से बात करें, जिसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कैथारसिस भी कहते हैं, यानी कि अपने दिल का हर बात किसी से शेयर करना। अपने जो आपका दिल बहुत ज़्यादा बातों से या ओवर थिंकिंग से ओवरलोड हुआ है, कैथारसिस के थ्रू उसको किसी दूसरे बंदे तक, किसी दूसरे पर्सन से शेयर करना, ताकि आपका इंटरनली जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाए, आप खुद को बहुत ज़्यादा काम या कंफर्टेबल फील करें।
इसके अलावा पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपने अंदर कैथारसिस वगैरह के थ्रू किसी भी ऐसे पर्सन से बात करें जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फैमिली में किसी न किसी से शेयर करें, या फिर अपने इंटरनल जो इश्यूज़ है वो थेरेपिस्ट से शेयर करें। फिर उसके बाद पर्सन को कहा जाता है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, या फिर आप स्ट्रेस के दौरान अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में एक्सरसाइजेज़ वगैरह करें, वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, या फिर उसके बाद अपने आप को इंटरनली रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीथिंग करें, जिसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीज़ होना शुरू हो जाता है।